मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आपके लिए एक रिविजनरी मोड में लेकर आया हूं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने प्रश्न हैं, परंपरागत प्रश्न हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो बिना किसी भूमिका के, बिना किसी प्रस्तावना के तुरंत क्लास में आइए और हम लोग आपकी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और आपका आज पहला प्रश्न जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया है, और इस प्रश्न पर नज़र डालिए। प्रश्न ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि परंपरागत प्रश्न हैं थोड़े से, ये गलत नहीं होने चाहिए। सीढ़ियाँ किस दिशा में बनी हुई थी, उत्तर दें। जो वो आपका स्नानागार है उसमें सीढ़ियाँ किस दिशा में हैं, उत्तर में है, पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है, या फिर पूर्व और पश्चिम में है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आप जवाब सही दे पाएंगे। सब लोगों को रिप्लाई करना है और जितनी जल्दी हो सके सब लोग क्लास में आएँ, बैठें और हम लोग एक के बाद एक नवीन प्रश्नों को डिस्कस कर पाएँ। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मोटे तौर पे ये आपका स्नानागार है, तो सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ में हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप, ये सीढ़ियां हैं। पानी का स्रोत कुआं है, पूर्व दिशा में है, और गंदे पानी के निकासी के लिए नाली जो है वो पश्चिम दिशा में है, ठीक है। एक आध बार प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये बताइए स्नानागार में पानी का स्रोत क्या था। तो स्नानागार में पानी का स्रोत था कुआं, जो पूर्व दिशा में स्थित था। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। और दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है ये, आपके लिए हो सकता है ये नया प्रश्न हो। मेसोपोटामियाई सभ्यता की, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। मेसोपोटामियाई सभ्यता की बेलनाकार मोहरें किन हड़प्पाई महानगरों से मिली हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ऑप्शन 1, 2, 2, 4, 2, 3, 4 एवं 1। तो जवाब देंगे आप। मेसोपोटामियाई सभ्यता की बेलनाकार मोहरें, यद्यपि कि बेलनाकार मोहरें हड़प्पा सभ्यता में है नहीं, ये मेसोपोटामियाई सभ्यता की हैं। और अगर आप कर पा रहे हो सही ढंग से तो जवाब है मोहनजोदड़ो और दूसरा जवाब है लोथल। तो तद अनुसार यहाँ पे सही विकल्प आएगा 2 और 4। ये बात क्लियर हो रही है। मेसोपोटामियाई सभ्यता की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो केवल और केवल मोहनजोदड़ो और लोथल से मिलती हैं। क्लियर हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र अपवाद स्वरूप जो बेलनाकार मुहर है, सिलिंड्रिकल सील है, वो केवल कालीबंगा से मिली है। सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की जो एकमात्र बेलनाकार मुहर है वो कहाँ से मिलती है? एकमात्र बेलनाकार मुहर तो वो मिलती है कालीबंगा से। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें वो मिलती हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। चौथा प्रश्न, अक्सर ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय या प्रचलित आकार है तो वो आयताकार या वर्गाकार है। और अगर आपको आयताकार और वर्गाकार में कोई एक चुनना हो तो वो होगा वर्गाकार। क्लियर हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर पा रहे हैं और ठीक समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्न में काफ़ी डाउट क्लियर हुआ होगा। और आप इस बात को देखिए, भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से संदर्भित किए जाते हैं? भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। तो इस प्रश्न को आप कर पाएंगे और इसमें ऑप्शंस हैं निष्क या शतमान, दीनार, पंचमार्क या फिर कारशापण। तो ये ध्यान रखिएगा, पंचमार्क, इन्हीं को हिंदी में अगर बोलें तो उसका रूपांतरण होगा आहत सिक्के, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड है पंचमार्क, ठीक है। ऐसे सिक्के जिन पर चोट पहुंचाई गई है, ठप्पा लगाया गया है,
क्लियर हो रही है बात? पंच मार्क ये इंग्लिश का वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पंच ये शब्द बॉक्सिंग में यूज होता है, चोट पहुंचाना, पंच। क्लियर हो रहा है? और आई थिंक अगले प्रश्न को आप देखिए, और प्रश्न ये कह रहा है वैदिक काल में ऐसी महिलाओं को क्या कहा गया है जिनका आजीवन विवाह नहीं हो पाता था। ध्यान से देखिएगा, ऐसी महिलाएं जिनका आजीवन विवाह नहीं हो पाता था, अमाजु, पुनर्भु, ब्रह्मवादिनियाँ या फिर सद्योदोहा। तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, और इसमें सही जवाब है अमाजु। इसमें सही जवाब है अमाजु। क्लियर हो रही है बात? ऐसी महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो पाता था वो अमाजु कही गई हैं। ऐसी महिलाएं जो स्वेच्छा से अध्ययन अध्यापन करती थीं और आजीवन अविवाहित रहती थीं, ठीक है, उनको ब्रह्मवादिनियाँ कहा गया है। और ये अपना पूरा जीवन अध्ययन अध्यापन में बिता देती थीं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो वो ब्रह्मवादिनियाँ हैं। और सद्योदोहा ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी अध्ययन अवधि को पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं, यानी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती थीं। क्लियर हो रही है बात? पुनर्भु बताइए। तो ऐसी विधवा जो पुनर्विवाह करती थी, जो पुनर्विवाह करती थी, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, और इसमें भी आपको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। और थोड़ा अगले प्रश्न को देख लीजिए आप क्या कह रहा है। और सरल प्रश्न है, परंपरागत प्रश्न है और सरल प्रश्न है। भगवान बुद्ध को वेलुवन विहार किस शासक ने दान में दिया? वेलुवन विहार की बात हो रही है। बिंबिसार है, उदयन है, अजातशत्रु हैं और उदयन है। तो मुझे बता पाएंगे, और उम्मीद सही है बिल्कुल। और ये हैं बिंबिसार। क्लियर? ये हैं बिंबिसार। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक है उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन। और बिंबिसार वेलुवन विहार आपको याद रखना चाहिए, हमेशा पूछा गया है, कभी जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। यही पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है, और पटना का संस्थापक आपको पता है शेरशाह सूरी है। क्लियर है? आगरा का संस्थापक सिकंदर शाह लोधी है। उम्मीद के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये प्रश्न भी सरल ही है, बहुत कठिन नहीं है। महावीर स्वामी के वो मित्र कौन हैं जो उनकी तपस्या के दिनों में 6 वर्षों तक उनके साथ रहे? बाद में मतभेद हो गया, वो अलग हो गए। तो पकुद कच्चायन है, अजीत केश कंबली ने, मक्खली गौशाल हैं या फिर पूरण कश्यप हैं। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आप सही जवाब दे रहे हैं, और इसमें जवाब है मक्खली गौशाल। नियतिवादी थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। और एक प्रश्न ये आया है कि ऐसे जो किस धर्म के अनुयायी, किस पंथ के अनुयायी हाथ पे ही भिक्षा ग्रहण करते थे, वो आजीवक संप्रदाय के हस्ताफ लेखन, ऐसा कुछ शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा। हाथ पर ही भिक्षा ग्रहण करते थे, और जितना हाथ में भोजन मिल जाए उतना ही आहार ग्रहण करते थे, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं। मक्खली गौशाल महावीर स्वामी के मित्र रहे और बाद में अलग हो गए। किस यूनानी इतिहासकार ने मौर्य काल में स्वयंवर प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? ये प्रश्न आपको मुझे उम्मीद है पता होगा। मेगास्थनीज हैं, एरियन हैं, स्ट्रैबो हैं या फिर नियार्कस हैं। मौर्य काल में स्वयंवर प्रथा का विवरण कौन देता है? कौन सा यूनानी इतिहासकार? और उनका नाम है नियार्कस। गलत तो नहीं कर रहे? सही जवाब दिया है। ये ऐसे परंपरागत प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि रिवीजन के तौर पे ये प्रश्न गलत ना हो भविष्य के लिए तो ज़्यादा बेटर है। इस प्रश्न को देख लीजिए, किस यूनानी इतिहासकार ने मौर्य काल के बारे में लिखा है कि भारतीय श्वेत रंग के जूते पहनते हैं, जिनकी एड़ियाँ काफ़ी ऊंची होती हैं। मेगास्थनीज हैं,
जस्टिन हैं, स्ट्रैबो हैं और नियार्कस हैं। तो आप जवाब दे पाएंगे या मैं दूं? रिप्लाई करिए। और इसमें जवाब है नियार्कस। ध्यान रखिएगा, श्वेत रंग के जूते पहनते हैं, जिनकी एड़ियां काफ़ी ऊंची होती हैं, और वो नियार्कस हैं। और फिर इन अगले प्रश्न को देखिए। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अथवा ढेर कहाँ से मिलता है? आहत सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है, मुझे बताइए। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती, कालीघाट, बयाना या जोगलथंबी कहाँ से मिलती है? रिप्लाई करेंगे। और सही जवाब है इसमें अमरावती, बयाना से गुप्त काल का ढेर मिलता है। बयाना से गुप्त काल के सिक्कों का ढेर मिलता है, ठीक है ना। अमरावती से आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि मिली है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न गलत ना हो तो बेहतर है, और अगर गलत हो रहा है तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करिए। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क्ड कॉइन की संज्ञा किस विद्वान ने दी? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा या फिर V.A. स्मिथ? भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कौन कहता है? पंचमार्क कॉइन की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? कनिंघम है, प्रिंसेप है, जी.आर. शर्मा है या फिर V.A. स्मिथ है? बताइए भाई। और सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। क्लियर हो रहा है? गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। और ये प्रश्न भी है, किस विद्वान को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा गया है? भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? स्मिथ, जदुनाथ सरकार, मार्टिमर, व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप? और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आपने सही किया होगा, और यहाँ पे जवाब है जेम्स प्रिंसेप। क्लियर हुआ? प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, गलत ना होने पाए ये सब प्रश्न। अब देखिएगा, भारतीय इतिहास के प्राचीनतम आहत सिक्के अधिकांशतः किस धातु के बने हैं? स्वर्ण, ताम्र, रजत या फिर कांस्य? तो यहाँ पे अब आपको हिंट हो ही गया है, रजत हैं, चांदी के बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम जो आहत सिक्के हैं वो चांदी के बने हुए हैं। और फिर ये देखिए, ये बात आपको लिखी गई है यहाँ पे कि नगण्य संख्या में तांबे के सिक्के भी उपलब्ध होते हैं। इट मीन्स आहत सिक्के रजत और ताम्र दोनों हैं। अधिकांश किस धातु के बने हैं? चांदी के बने हैं। क्लियर हो रहा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिक्कों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि ये सेगमेंट आज का रिविजनरी लेक्चर है मेरा, और इसमें उन प्रश्नों को एक बार, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाने की संभावना है, अक्सर किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि दोबारा से गलती ना हो। प्राचीनतम आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से अथवा सर्वाधिक बार किसका चित्रांकन हुआ है? अनिवार्य रूप से और सर्वाधिक बार मोर का, सूर्य का, चंद्रमा का, बैल का। मोर का, सूर्य का, चंद्रमा का, बैल का, और जहां तक मेरी जानकारी है सूर्य का। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा इस प्रश्न को। अनिवार्य रूप से और सर्वाधिक बार सूर्य का चित्रांकन हुआ है, और ये प्रश्न पूछा जाने वाला अक्सर। मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली से संबंधित 2 अधिकारियों को आपको चिन्हित करना है। लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक, पौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, रूपदर्शक, विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष। और अगर कहीं गलती से आपने डी वाला विकल्प चुना है तो यहाँ पे जवाब गलत हो जाएगा, और जवाब है सही ए, लक्षणाध्यक्ष और रूपदर्शक। ध्यान दीजिएगा, रूपदर्शक के बारे में कभी कभी ये भी पूछा गया है, मुद्रा इंस्पेक्टर ऐसा भी आया है। ये सारे प्रश्न आपकी जानकारी में होंगे ही।
बाजार में मौजूद नकली सिक्कों की जांच कौन करता था? रूपदर्शक करता था। बाजार में उपलब्ध नकली सिक्कों की जांच कौन करता था? रूपदर्शक करता था। टकसाल अधिकारी कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। टकसाल अधिकारी जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसका नाम है लक्षणाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष हमेशा पूछा जाता है, माप तौल विभाग का अधिकारी है भाई। कभी भी राजकीय पोतों का अध्यक्ष मत समझ लीजिएगा इसको। पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अधिकारी है। विविताध्यक्ष मुझे बताइए, ये भी अक्सर करके पूछा गया है कि विविताध्यक्ष कौन था, बता पाएंगे? तो विविताध्यक्ष चारागाह अधिकारी है मौर्य काल का। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी है। पारपत्र निर्गमित करने वाला, ध्यान रखिएगा कौटिल्य ने बहुत ही सूक्ष्म और सूक्ष्मतम बातों पर गौर किया है। और अब आप अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। मौर्य काल का सबसे छोटा तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? कारशापण है, कांकड़ी है, माशक है या धरण है? सरल प्रश्न है और यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा, कांकड़ी है। और अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आए और परंपरागत प्रश्न है, इस प्रश्न को आगे कंटिन्यू करें। मैं हमेशा से बता रहा हूँ आपको, इस सूचना को बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है, लगभग मैं उसमें 30,000 प्रश्नों को हल करवाऊँगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उत्साह दिखाया है। आगामी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। भविष्य में जैसे ही कमीशन के गठन की घोषणा होती है वैसे ही मैं इसको रेगुलेट कर दूंगा, रेगुलर कर दूंगा, पर डे कर दूंगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं। और एक बढ़िया बात यह है कि जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं उन्हें ये पता है बेहतर ढंग से कि इतने वैज्ञानिक और सटीक प्रश्न हैं जिनकी आपके रिवीजन में और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इन प्रश्नों की। तो मुझे उम्मीद है अगर आप एक गंभीर छात्र हैं और अपने कैरियर के प्रति सजग हैं तो आप चाहें तो इस टेस्ट पेपर को मेरे साथ, इस टेस्ट सीरीज़ को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एक 250 पन्ने की एक मैंने बुकलेट तैयार करवाई है। भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति की ये बुकलेट 250 पन्ने की पुस्तक है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में इस किताब के बारे में, इस बुकलेट के बारे में चर्चा करता रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक, केवल परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के टॉपिक कवर किए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इस बुकलेट को प्राप्त करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आइए लौटते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है लेखयुक्त और चित्रयुक्त, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये जवाब है मेनांडर। लेखयुक्त और चित्रयुक्त, ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से डाइवर्ट हुआ है। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के विमा कटफिसस है। लेकिन एक प्रश्न जिसको लेकर के छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, और वो प्रश्न ये है आपके सामने। देखिए, लेखयुक्त और तिथियुक्त में थोड़ा फर्क है। वो ये कह रहा है भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम तिथियुक्त, जिसमें तिथियां भी अंकित हैं, ऐसे सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को है? तो उसका नाम है जीवोदामन। कादर्मक शक वंश का ये शासक है। तिथियुक्त सिक्के, लेखयुक्त की बात आती है, चित्रयुक्त की बात आती है, तो जवाब मेनांडर होगा। जबकि अगर तिथियुक्त सिक्कों की बात होती है तब जवाब जीवोदामन होगा। बहुत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लीजिए।
हिंद यवन शासकों के सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? हिंद यवन शासकों के सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, स्वर्ण के, रजत एवं ताम्र के, रजत या फिर ताम्र एवं प्रोटीन के। आपको ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम तो गोल्डन कॉइन्स इन्होंने ही चलाया, लेकिन वो सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? तो रजत और ताम्र के। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए हैं। पहली बार स्वर्ण सिक्के हिंद यवन वंश के शासकों ने, मेनांडर ने जारी किए हैं। अब वो ये प्रश्न ये कह रहा है कि हिंद यवन वंश, इंडो ग्रीक वंश के सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? तब जवाब होगा रजत और ताम्र। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने अपने सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाया? ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाने वाले अशोक हैं, मेनांडर हैं, अगाथोक्लीज है या फिर विमाकटफिसस है? बताएंगे। और इसमें सही जवाब है अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज से बहुत सारे प्रश्न हैं। ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाने वाला शासक कौन है? तो उसका नाम है अगाथोक्लीज। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। और अक्सर करके अगाथोक्लीज से एक प्रश्न और आया है, वो रिमार्क में आपके लिए लिख दिया है। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम, हलधर बलराम का चित्रांकन एक साथ हुआ है। कृष्ण और बलराम का चित्रांकन एक साथ हुआ है। टीसीएस में आया है, नेट में आया है। और एक बड़ी बात यह है, शंक्वाकार स्तूप का चित्रांकन भी अगाथोक्लीज के सिक्कों पर मिलता है। ये बात क्लियर रहेगी, याद रहेगी। और अगर याद नहीं रहेगी तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी यानी कि द्विलिपि, द्विभाषी लेख अंकित किए? देखिए, ब्राह्मी लिपि में अंकित करने वाला अगाथोक्लीज है। 2 भाषाओं में सिक्के जारी किए हैं, जीवोदामन विमाकटफिसस, गोंदोफर्निस या फिर डेमेट्रियस द्वितीय हिंद यवन वंश का द्विभाषी लेख सिक्कों पर। आप बताएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये गलत नहीं होने चाहिए। और इसमें जवाब है डेमेट्रियस द्वितीय। ध्यान रखिएगा, इसमें जवाब है डेमेट्रियस द्वितीय, द्विभाषी सिक्के। और इसी में एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि त्रिभाषी सिक्के, त्रिलिपीय। अब देखिए, यही प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस शासक ने अपने सिक्कों पर त्रिभाषी, त्रिलिपीय, यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित करवाए? जीवोदामन, विमाकटफिसस, गोंदोफर्निस, डेमेट्रियस द्वितीय। अब यहाँ पर जवाब है जीवोदामन। ये प्रश्न भी नेट में आया है। नेट में इस प्रश्न को यूजीसी ने कई बार पूछा है। और प्लीज़ अब ये प्रश्न पीजीटी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि नेट में था। आपके लिए बेहतर है अब ये तीनों प्रश्न लगातार मैंने एक साथ रख दिए हैं, गलत ना हो। और अब आपके सामने अगला प्रश्न है, देखिएगा। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण, चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? अगाथोक्लीज है, हुविष्क है, वसुदेव हैं या राजराज प्रथम है? तो मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पे सही लगाया होगा, कुषाण शासक वसुदेव है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पिता भी हैं वसुदेव। तो ऐसे याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण का संबंध आप कुषाण शासक वसुदेव से जोड़ लीजिए। चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर कृष्णा है। चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर कृष्णा है, याद रखिएगा। और
फिर देखिए इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन कहां पर है? अगाथोक्लीज, हुविष्क, वसुदेव या फिर राजराज प्रथम? तो विष्णु का चित्रांकन हुविष्क के सिक्कों पर है। भगवान चतुर्भुजी विष्णु हुविष्क के सिक्कों पर हैं और चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण, चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण ध्यान रखिएगा, वसुदेव के सिक्कों पर हैं। मुरलीधर भगवान श्री कृष्णा राजराज प्रथम के सिक्कों पर हैं, चोल वंश का शासक है। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम दोनों साथ में अंकित हैं। मुझे उम्मीद है बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं और अपने सुझावों से मुझे ज़रूर अवगत करवाया कीजिए। प्रश्न कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, कितने नए प्रश्न आपको मिले, मुझे ज़रूर बताया करिए। और अब क्वेश्चन ये है, सांची के स्तूप का चित्रांकन किस शासक के सिक्कों पर है? मुझे बताइए, अगाथोक्लीज, हुविष्क, शातकर्णी प्रथम या फिर कुमारगुप्त प्रथम? और बिल्कुल शातकर्णी प्रथम ही चुनिएगा, कुमारगुप्त प्रथम मत चुनिएगा। सांची के स्तूप का चित्रांकन की बात हो रही है और जवाब है सातवां शासक शातकर्णी प्रथम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, किन शासकों ने समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अश्वमेध यज्ञ किया? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किया है क्या भाई? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किया है क्या? तो बिल्कुल नहीं, शातकर्णी प्रथम ने किया है। ध्यान रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम ने किया है क्या भाई? हाँ किया है, 4 किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 किया। इक्ष्वाकु वंश के शासक शांतमूल ने 10 किए। ठीक है। चोल वंश में राजाधिराज प्रथम ने किया, राजाधिराज प्रथम ने चोल वंश में किया। ठीक है, बहुत सारे शासक हैं तो तद अनुसार यहाँ पे 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। और यहाँ पर जवाब आ रहा है 2, 3 और 4। क्लियर? सही जा रहा है। आगे चलें और इस प्रश्न को देख लीजिए। चोल साम्राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस शासक ने जारी किए? उत्तम चोल, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के और राजराज प्रथम। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चोल वंश में उत्तम चोल, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का प्रचलित करने वाला उत्तम चोल है। सर्वाधिक संख्या में, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, अच्छा कर लेंगे मुझे उम्मीद है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, तमिल पुस्तक ई रामावतारम की रचना किसने की? ई रामावतारम इट मीन्स रामायण का तमिल संस्करण किसने तैयार किया? अब ये सरल प्रश्न है और वो है कंबन। कंबन। तमिल महाभारत किसने लिखी? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए। तमिल महाभारत किसने लिखी? तमिल रामायण इट मीन्स ई रामावतारम कंबन है। तमिल महाभारत किसने लिखी? आप जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध राजा था, किस किताब का लेखक था? गीत गोविंद, जीवक चिंतामणि, कविराज मार्ग, प्रश्नोत्तर मालिका। तो 2 और 3 और 4, तो 3 और 4 इट मीन्स दिस। गीत गोविंद आपको पता है जयदेव ने लिखी है। जीवक चिंतामणि किसने लिखी है बताइए? तिरुक्कदेवर। संगमकालीन महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका
अमोघ वर्ष की है। महेंद्र वर्मन प्रथम की पुस्तकें भी पूछी गई हैं। हुमायूं को किस इतिहासकार ने, तो हुमायूं को नहीं, हुमायूं ने किस इतिहासकार को अमीर उल अखबार की उपाधि प्रदान की? हुमायूं ने किस इतिहासकार को अमीर उल अखबार की उपाधि प्रदान की? मिर्जा हैदर दुगलात, खवांद अमीर, रिज़्कुल्लाह या फिर जौहर आफ्ताबजी? और सही जवाब है खवांद अमीर। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खवांद अमीर ने हुमायूं की तुलना सिकंदर से भी की है। और उसे सिकंदर आज़म तथा खुदा का साया भी घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। खवांद अमीर को हुमायूं ने अमीरुल अखबार की उपाधि दी और खवांद अमीर हुमायूं को सिकंदर आज़म घोषित करता है। मिर्जा हैदर दुगलात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी पुस्तक तारीख़ रशीदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो कहता है कि हुमायूं का ये अफ़ीम खाने की लत थी उसे। ये कुछ प्रश्न हैं, तो लगभग 29 प्रश्न हैं आज के इस पेपर में, और आपने लगभग हर प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न शामिल होते हैं। लगभग आपने 70 से 80 प्रश्न आज हल किए हैं। आज की श्रृंखला को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, और मुझे अपने सुझावों से आप ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।